ये इस ड्रामा का एपिसोड नंबर 4 है और अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और जिन्होंने पिछले पार्ट्स को देख लिया है देन प्लीज़ कंटिन्यू। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये योद्धा प्रतियोगिता के इस चरण के नियमों को नहीं मानते और अपने अपने हथियार निकाल लेते हैं। तभी अग्निगुरु अपनी अग्नि शक्ति से सभी के हथियारों को पिघला देते हैं और बोलते हैं कि योद्धाओं का प्रतिभाशाली होना ही काफ़ी नहीं, विनम्रता भी ज़रूरी है। इसीलिए अपनी हार स्वीकार करो और चले जाओ। और डर के मारे सभी लोग वहाँ से चले भी जाते हैं। चैंग फेंग जैंगलिंग से अपने गुरु का बखान करने लगता है और अग्नि गुरु का ये कारनामा देखकर संगीत गुरु बोलती है कि ये एक नौटंकीबाज सबका ध्यान आकर्षित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अग्नि गुरु सभी को बताते हैं कि असली परीक्षा वो खुद लेने वाले हैं और अगली परीक्षा बहुत ही आसान होने वाली है। पर अग्निगुरु का जो रूप इन लोगों ने अभी अभी देखा था उसी से ये लोग समझ जाते हैं कि ये परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है। अग्निगुरु इन्हें बताते हैं कि 150 योद्धाओं में से 20 योद्धा बाहर हो चुके हैं और बचे हैं 130 योद्धा। और इस परीक्षा में अब आधे ही बचेंगे। परीक्षा होने से पहले सभी पर्वत गुरु अपने अपने शिष्यों को बता देते हैं कि अग्नि गुरु की परीक्षा इतनी आसान नहीं होने वाली। संगीत गुरु अपने शिष्यों को बताती हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और जीत के ही आना। सभी लोग परीक्षा स्थल पर पहुंच जाते हैं जहां हम इन योद्धाओं को देखते हैं। इसका नाम कियानक्यू है। यहाँ इसके बारे में हमें और आगे बताया जाता है। इसका गुरुकुल व्यापार करने में माहिर है। इसका गुरुकुल नायाब चीज़ें और जादुई हथियार बेचता है। इसके पास ये लड़की आती है और कियानक्यू से पूछती है कि हम इस दरवाजे के पास क्यों आए हैं। कियानक्यू बताता है कि इस दरवाजे के पीछे सपनों की दुनिया है जहाँ गठबंधन के अव्वल योद्धा खुद को आजमाने आते हैं। ये देख ये देखने में बिल्कुल आम है लेकिन भूल भुलैया से कम नहीं। इस दरवाजे के पीछे खाली जगह है जो किसी भी पल नदी, अखाड़े या भयानक जंगल में तब्दील हो सकती है। इसे नियंत्रित करने वाला अपनी मर्जी से दाना या कुछ भी तैयार कर सकता है। इस दरवाजे के पीछे काल्पनिक दुनिया है जहाँ छलावा और असलियत में फ़र्क कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और अगर तुम वहाँ जख्मी होती हो तो उसका दर्द तुम्हें असली दुनिया में भी होगा। कियानक्यू इसका नाम पूछता है तो ये बताती है कि मैं उत्तरी रेगिस्तान से आई हूँ और मेरा नाम मी कांग यू है। कियानक्यू अपने अंगरक्षक तियानजी से इसे मिलवाता है पर ये इसे ज़रा भी भाव नहीं देती। अगले सीन में अग्निगुरु सभी को बताते हैं कि इस बार इस दरवाजे को मैं नियंत्रित कर रहा हूँ। तुम सभी को एक एक सिक्का मिलेगा और सपनों की दुनिया मतलब दरवाजे के पीछे से तुम सभी को एक और सिक्का लेकर आना होगा और वहाँ से दोनों सिक्के लेकर तुम्हें सुरक्षित बाहर भी आना है और बाहर आने के बाद सभी के घाव ठीक हो जाएंगे। अग्निगुरु एक बार फिर बोलते हैं कि परीक्षा एकदम आसान है। कितनी आसान है आगे हमें पता चल ही जाएगा। पर ये सफ़ेद बालों वाला टीलैंग बोलता है कि दूसरा सिक्का मुझे कहाँ मिलेगा क्योंकि मैं वहाँ से दूसरा सिक्का चोरी करके तो नहीं लाऊंगा। ये सुनकर तो सभी हंसने लगते हैं। संगीत गुरु का शिष्य बोलता है कि अगर तुम चोरी नहीं करना चाहते तो ठीक है, वहाँ के दानवों से मांग लेना। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं पर कुल्लू तिलैंग से बोलता है ये कोई झगड़ा करने का स्थान नहीं। दरवाजे के पार हमें बहुत मौके मिलेंगे और इसके लिए हम सभी को सपनों की दुनिया में जाना होगा। इसके बाद सभी सपनों की दुनिया में जाने के लिए एक एक दल बनाते हैं जहाँ फीफी चैंगफैंग से अपने दल में आने को बोलती है। चैंगफैंग बोलता है कि मेरे साथ मेरा दोस्त है, क्या हम उसे भी अपने दल में शामिल कर सकते हैं। सभी मान जाते हैं। चैंगफैंग जैंगलिंग को बुलाता है जहाँ फीफी फिर से एक बार जैंगलिंग को अपने दल में आने को बोलती है पर जैंगलिंग फिर वही जवाब देता है कि मुझे अकेले काम करने की आदत है और वो फिर नजरें चुरा के वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से ती लैंग के पास जाता है और ती लैंग से पूछता है कि तुम्हारे बाल सफ़ेद क्यों हैं और क्या तुम्हारे दल में कोई नहीं। तो ये ती लैंग मासूम चल सा चेहरा बना के नाम में सिर हिला देता है। जेनिंग उसे अपने साथ आने को बोलता है पर ये बुद्धू फिर वही बात बोलता है कि मैं चोरी नहीं करूँगा। जेनिंग जवाब देता है कि मुझे पता है इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि किसी से छीने बिना तुम वो दूसरा सिक्का कैसे हासिल करते हो। सभी सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। वहां जाकर ये बाकी स्पर्धकों को ढूंढने लगते हैं। सभी गुरु अग्नि पंछी के सहारे सभी को देख रहे थे।
कि वहाँ क्या हो रहा है। ताई गुरु जैंगलिंग के जादुई छाते को देखते हैं। संगीत गुरु सभी से बोलती है कि ये तो गद्दार जैंग दासुन का बेटा है, हमें इसी वक्त इसे परीक्षा से निकाल देना चाहिए। पर तलवार गुरु इन सभी की बातों से सहमत नहीं होती। सपनों की दुनिया में इन्हें एक जादुई सिक्का मिल जाता है और सभी दानवों का हमला इन पे एक साथ होता है। सभी योद्धा इन दानवों से जी जान लगाकर लड़ते हैं, पर ऐसे दानवों के सामने इन सभी की एक भी नहीं चलती। ऐसे खतरनाक नियम देखकर सभी पर्वत गुरु अग्नि गुरु को परीक्षा के कठिन नियमों को कम करने को बोलने लगते हैं, पर अग्नि गुरु इन बातों को मानने से इनकार कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये दानव जैंगलिंग को कुचलने वाला होता है, तभी फीफी दानव को पीछे धकेल देती है। जैंगलिंग बोलता है कि अगर ये दुनिया एक छलावा है तो हम इन्हें मार क्यों नहीं पा रहे। फिर भी बोलती है कि भले ये सब छलावा हो, पर ये दानव हमें घायल कर सकते हैं और मार भी सकते हैं, भले ही हम कितने ही जख्मी क्यों ना हो। इस दुनिया से बाहर जाने पे हमारे वो जख्म ठीक हो जाएंगे, पर अगर हम मर गए तो कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। इतने में ही दानव फिर इनका पीछा करने लगता है। खुद को बचाने के लिए ये एक घर में चले जाते हैं। दरअसल इस घर को कियानकियों ने अभिमंत्रित कर रखा था, जिससे ये दानव कुछ घंटों के लिए इस कवच को नहीं तोड़ पाएगा। बहुत से योद्धा जख्मी हो गए थे। तभी घर के बाहर संगीत गुरु के शिष्य दूसरा सिक्का ढूंढने के बजाय दूसरे योद्धाओं से सिक्के छीनने लगते हैं। ये सभी इन दोनों में सुलह करवाने आते हैं। जैंगलिंग और टी लैंग अपना भाषण शुरू करते हैं कि लड़ो नहीं, पर ये लोग इन दोनों को तो साइड में ही पटक देते हैं, फिर आपस में ही लड़ने लगते हैं। अगला सीन हमें दानव लोग का दिखाया जाता है। ये है छाया दानव। छाया दानव ताई पर्वत की सारी जानकारी दानव सेनापतियों को देता है। दरअसल ये छाया दानव पहले ही युद्ध में धरती पर फंस चुका था। क्योंकि ये छाया दानव है, इसीलिए ये अपनी छाया के द्वारा दानव लोक में आया था। छाया दानव के जाने के बाद ये सभी अपनी दानव सेना तैयार करने लगते हैं। ये सफ़ेद दानव को अपना सेनापति चुनने की बात करती है, पर अग्नि दानव और वायु दानव इसे सफ़ेद दानव को आज़ाद करने से मना करते हैं, क्योंकि ये वही दानव है जिसे आज़ाद करने की धमकी देकर राजमाता ने देता यांग जियान को दानवों का विनाश करने से रोका था। हम ऐसी खतरनाक दानव को आज़ाद नहीं कर सकते और ना ही इसकी अनुमति हमें राजमाता देगी, ऐसा ये दानव बोलने लगते हैं। अगले सीन में छाया दानव पांचों कुल प्रमुख के कमरे में घुस जाता है और जो जो पांचों कुल प्रमुख देख रहे थे, छाया दानव वही सब अपनी शक्तियों के द्वारा दानव लोक में दिखाने लगता है। पर ऐसा करने की वजह से छाया दानव 12 दिनों में ही मर जाएगा और उसका इस धरती पर से नामो निशान मिट जाएगा। जी ल्यूली छाया दानव की शक्तियों के द्वारा जैंगलिंग को देखती है। वो बोलती है कि ये दोनों तो बेवकूफ़ लग रहे हैं, ये दोनों क्या ताउजीम योद्धा बनेंगे। टीलेंग हान भाइयों मतलब संगीत गुरु के शिष्यों को रोकने का प्रयास करता है, पर जब वो नहीं मानते तो अपनी आत्मिक शक्ति से तलवार का अदृश्य वार कर देता है। पर टी लैंग के आत्मिक शक्ति वापस लौटने में पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। अब टी लैंग के इस वार को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और जैंगलिंग के साथ साथ हम भी समझ जाते हैं कि आखिर टी लैंग कितना साफ दिल का और जाबाज है। टी लैंग बोलता है कि लड़ना बंद करो और बोलने लगता है कि ये परीक्षा रखने वाले ही बेवकूफ़ हैं। बेचारे को कहाँ पता था कि उसे सभी गुरु मिलकर देख रहे हैं। अपने गुरु के बारे में ऐसी बातें सुनकर चैंग फैंग टीलैंग से लड़ने जाता है, पर जैंगलिंग के समझाने पे रुक जाता है और टीलैंग को धमकी देता है कि फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत मत करना। अगले सीन में पृथ्वी गुरु और संगीत गुरु अग्नि गुरु का मजाक बनाने लगते हैं कि आपका शिष्य तो केवल धमकियां ही दे सकता है। ये सब फिर लड़ने लगते हैं, ये नहीं सुधरेंगे। हान भाई टी लैंग पर हमला कर देते हैं और हमारी हीरोइन मतलब फीफी टी लैंग को बचा लेती है और ये नज़ारा कुछ ऐसा होता है। जैंगली टी लैंग को संभलने और टी लैंग की तरफ से सफाई देने फीफी को आता है, पर टी लैंग खुद ही बोल देता है कि आज से मेरी ज़िंदगी फीफी तुम्हारे नाम रहेगी। बीच में कुल्लून आता है और टी लैंग कि ना सही, पर कुल्लून की बातें तो सभी को माननी ही पड़ेंगी। जैंगिंग बोलता है कि आपस में लड़ने के बजाय क्यों ना हम 2 दलों में बंट जाएं और दोनों अपने अपने 3-3 योद्धाओं को भेजेगा और जो दल 5 सिक्कों में से ज़्यादा सिक्के लाएगा वो दल जीत जाएगा और जीतने वाले दल को हारने वाला दल अपने पास के
भी सिक्के दे देगा और इस तरीके से प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी और सभी बच भी जाएंगे। पहला दल बनता है जिसमें ताई गुरु के शिष्य, पृथ्वी गुरु के शिष्य ज़ैंगलिंग, टी लैंग सभी पहले दल में शामिल होते हैं और हान भाइयों का अलग से अपना ग्रुप बनता है। दोनों दल योजना बनाते हैं और सिक्के लेने चले जाते हैं। दरअसल दानव केवल उसी पे हमला कर रहा था जिसके हाथों में सिक्के हों। दोनों दल इसी का फायदा उठाते हैं। तीनों भाई सिक्के को एक दूसरे को बार बार थमाकर दानव को भ्रमित करके एक सिक्का लाते हैं और उतने में ही जैंगलिंग का दल 4 सिक्के ला देता है और ये हो पाता है पृथ्वी गुरु के शिष्यों की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका निशाना अचूक है। इसीलिए अपने सही निशाने के दम पर पृथ्वी गुरु के शिष्य एक बार में ही तीनों सिक्के सीधा कुल्लून के पास पहुंचा देते हैं और चौथा सिक्का वैसे ही लाते हैं जैसे हान भाई लाते हैं। हान भाइयों को सारी सिक्के जैंगलिंग और कुल्लून को देने पड़ते हैं। अब बारी आती है सिक्के को सही सलामत और खुद को जिंदा रख कर बाहर ले जाना था। जैंगलिंग सभी को बताता है कि दानव उसी पर हमला करेगा जिसके पास सिक्के होंगे और जब दानव हमारे करीब होगा हम सिक्के फेंक देंगे जिससे हम बच जाएंगे। हम फिर सिक्के उठाकर भागेंगे। ऐसा करते करते हम दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और अगर हम गलती नहीं करेंगे तो सही सलामत इस दुनिया से बाहर निकल पाएंगे और प्रतियोगिता जीत पाएंगे। सभी लोग जैंगलिंग की योजना से खुश हो जाते हैं। अब बारी आती है योद्धा चुनने की जो पहले जाकर दानव का ध्यान भटकाएगा ताकि सभी कुछ दूर सही सलामत जा सके। कोई कुछ बोल पाता इससे पहले जैंगलिंग बोलता है कि क्योंकि ये योजना मेरी बनाई हुई है इसलिए मेरे साथ कौन चलेगा। टी लैंग सबसे पहले ही जैंगलिंग के साथ जाने को तैयार हो जाता है, पर जैंगलिंग बोलता है कि मेरे दोस्त इसमें जान का खतरा है। फिर भी टी लैंग नहीं मानता। जैंगलिंग जब जाने लगता है तो फीफी आती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ आने से मना क्यों किया और भले ही तुम अक्लमंद हो पर लड़ नहीं सकते, इसीलिए मुझे जाने दो। जैंगलिंग बोलता है कि मैं जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल जीने को निकला हूँ और फीफी आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो पल बिताए हैं वो मैं कभी नहीं भूल सकता और मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, इसलिए तुम तो रहने ही दो। वैसे भी मेरी योजना है, तुम नहीं जा सकती। ये सुनकर फीफी कुछ नहीं बोल पाती। पृथ्वी गुरु का शिष्य सिक्के को दरवाजे के आसपास निशाना लगा के फेंक देता है और जब ये दोनों सिक्के के पास पहुंचते हैं तब जैंगलिंग टी लैंग से बोलता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आए। टी लैंग जवाब देता है कि मैं शर्त में जीते हुए सिक्कों को नहीं लेना चाहता, मैं उसके लिए लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। चलिए, अगर हमने टी लैंग की सत्यवादिता देख ली हो तो आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि ये दानव तो उड़ सकता है। जैंगलिंग बोलता है कि ये दानव हमारा पीछा कैसे करेगा, ये तो उड़ सकता है और हम लोग भाग भी नहीं सकते। ये सोचकर इन दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाता है। चूंकि ये दानव उड़ सकता था इसीलिए ये दानव एक साथ में ही कई योद्धाओं को मार सकता है। इनकी सारी योजना खराब हो जाती है और सारे योद्धा खतरे में पड़ जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आप इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।